नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत आपका आपके YouTube चैनल जीएस विद रवि सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मध्यकालीन इतिहास का लेकर आए हैं, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। इससे सवाल किसी न किसी परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाते हैं। कभी एक सवाल पूछा जाता है, कभी दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और ये प्रश्न बहुत ही नॉर्मल रहते हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न रहते हैं। आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक चुनौती रहती है कि इसके प्रश्नों को हल करते समय इसको कैसे याद किया जाए। इतिहास में जो है सभी के सामने ये सबसे पहली समस्या रहती है कि इतिहास को याद कैसे किया जाए। तो आज हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे और इसको देखेंगे कि ये कैसे कवर करना चाहिए, इसके लिए क्या क्या हम इसको आसान बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर हमने लिखा है दिल्ली सल्तनत और इसका ड्यूरेशन है 1206 से लेकर 1526। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए। 5 वंशों में पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सीधे सीधे या तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि इनका क्रम से सजाइए कि कौन सा वंश किस वंश से पहले है और कौन सा वंश किस वंश के बाद। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, GKTSL। इस फार्मूले से आप इसको लर्न कर सकते हैं। सिर्फ बहुत सिंपल है। जीके तो हम पढ़ते ही हैं, GKTSL, GKTSL। ठीक, अब देखते हैं जी फॉर गुलाम, के फॉर खिलजी, टी फॉर तुगलक, एस फॉर सैयद, एल फॉर लोधी। अब यदि हम इसमें देखें इनके संस्थापक, मैंने इसके संस्थापक ऊपर लिखे हैं, जैसे कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, लोधी वंश का संस्थापक बहलूल लोधी। और मैंने उनके शासकों का भी यहाँ पर क्रम से लिख दिया है। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का था, ये वास्तविक रूप से शासन की सत्ता इसके हाथ में 1206 में आई। 1206 में इसलिए आई क्योंकि 1206 में गौरी की मृत्यु हो गई थी। सभी लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी एक विस्तारवादी नीति को अपनाए हुए था, वह साम्राज्य का लगातार विस्तार करना चाहता था, इसलिए ये भारत को जीत कर मध्य एशिया की ओर बढ़ गया। गौरी के साथ एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, गौरी और गजनवी में डिफरेंस क्या है। तो गौरी जो था वह भारत को लूटने के साथ साथ शासन भी करना चाहता था, जबकि गजनवी का उद्देश्य भारत में सिर्फ लूटपाट करना था। यदि हम यहाँ पर देखें गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश, गौरी चूंकि गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था गौरी का, इसीलिए इस वंश का नाम भी पड़ता है गुलाम वंश। और गुलाम वंश में पहला संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका पुत्र आराम शाह, उसके बाद राजा बना, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद बहराम शाह, उसके बाद मसूद शाह, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, उसके बाद कैकुबाद, उसके बाद क्यूमर्श। इसी प्रकार यदि हम खिलजी वंश का देखें तो खिलजी वंश के शासकों में सबसे पहला खिलजी वंश की स्थापना करने वाला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी था और अंतिम शासक खुसरो खां था। तुगलक वंश की स्थापना करने वाला गयासुद्दीन तुगलक था और इसका अंतिम शासक अलाउद्दीन सिकंदर शाह था। यदि हम सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था और अंतिम शासक आलम शाह था। लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। अब सबसे समस्या ये रहती है सभी विद्यार्थियों के लिए कि इसमें से इतने सारे शासक हैं, हमें पढ़ना किसको चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए। तो ध्यान रखना, इसमें हमको गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना है, उसके बाद इल्तुतमिश को पढ़ना है, कुछ पॉइंट रजिया के याद रखने हैं उसके बाद बलबन को पढ़ना है। ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा प्रत्येक वंश का संस्थापक और अंतिम शासक तो आपको याद ही करना है।
अब सवाल उठता है कि साहब इनका समय काल हमने यहाँ पर लिख दिया 1206 से लेकर 1526 के दौरान दिल्ली सल्तनत मानी जाती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ऐबक की राजधानी लाहौर में थी, इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया, लाहौर में बनाया। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। अब प्रश्न यहाँ से यही बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो आप देख पा रहे होंगे जिसने दिल्ली राजधानी बनाई तो वही क्या माना जाएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक। हालांकि दिल्ली सल्तनत प्रारंभ तो यहाँ से हो जाती है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसी प्रकार से यदि हम आगे देखें इसमें, तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन वंशों का कालक्रम कैसे याद करें। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है सभी विद्यार्थियों के लिए। इतिहास में डेटें याद करना अपने आप में बड़ा ही चैलेंजिंग काम होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप कि इस मुश्किल को मैं बहुत आसान बनाने का प्रयास करूंगा। आपको सिर्फ एक मोबाइल नंबर याद रखना है, कुछ नहीं करना है। मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया है 90 20 14 51 26। 90 20 14 51 26। ये सिर्फ मोबाइल नंबर आप याद करना है और इसी से आप पूरी दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों का कालक्रम निकाल सकते हैं। कैसे, जरा देखो। एक तो डेट आपको याद रखनी पड़ेगी गौरी की मृत्यु वाली 1206, और इसके 2 डिजिट उठा लेने हैं। तो पहले 2 डिजिट कौन से हैं, 90। तो 1206 से लेकर 1290 ये क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासनकाल। आगे देखें हम खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में यदि हम देखें 1290 से लेकर, ये 1290 में खत्म हुआ तो खिलजी प्रारंभ हुआ। तो खिलजी 1290 से लेकर अगली 2 डिजिट 1320। ठीक इसी प्रकार से तुगलक वंश। तुगलक वंश जब ये खत्म होगा 1320 से लेकर अगली 2 डिजिट 1414। इसके बाद 1414 से लेकर अगली 2 डिजिट 1451। इसी प्रकार से यहाँ पर 1451 से लेकर 1526। अब यदि हम इसमें बात करें कि सर्वाधिक शासनकाल किस वंश का रहा, तो इसमें आप देख पा रहे हैं 96 वर्ष तुगलक वंश ने किया। तो सर्वाधिक काल किसका था, सर्वाधिक समय तक किस वंश ने शासन किया, तुगलक वंश ने। और सबसे कम शासन किसने किया, 30 वर्ष, इसका निकल के आ रहा है खिलजी वंश का। तो सबसे कम किसने किया, सबसे कम। यहाँ पर हम इस प्रकार से मार्क कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब हमने ये कंफर्म कर लिया कि 1451 से लेकर 1526 के मध्य ये जो लोदी वंश रहा, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी जो था, इसी के समय बाबर की एंट्री होती है। और बाबर क्या करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। और हम लोग पढ़ते हैं कि बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, तो यहाँ से बाबर का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इसके अलावा यदि हम लोग इसमें सभी शासकों में जो हमें पढ़ने योग्य शासक हैं, जो परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, उनको मैं मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन। इधर इसमें आए तो हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ना पड़ता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कुछ अचीवमेंट हैं वो याद रखने पड़ते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ना पड़ता है। इधर फिरोज शाह तुगलक को पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा खिज्र सैयद वंश में आपको बस इतना याद रखना है कि इसका संस्थापक कौन है। लोदी वंश में आपको तीनों शासक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि तीनों शासकों में अपने अलग अलग काम करवाए। लोदी ये पहला अफगानी वंश था। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आप सबको जो है दिल्ली सल्तनत समझ में आ गया होगा कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक हैं और उनका क्या योगदान है। अगली वीडियो में हम एक वंश को उठाएंगे, गुलाम वंश, और उसके सारे अचीवमेंट पढ़ेंगे।
कौन से शासक ने क्या क्या काम करवाए, किन किन नामों से जाना जाता है और क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की उसने। तो एक एक करके अगली वीडियो में हम सारे वंशों का अध्ययन करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।